Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. जिन्हें लगता है कि सिविल वॉर की आशंका झूठी है, वे किसी मुगालते में जी रहे हैं। हम सिविल वॉर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये कहना था इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग का। 15 मार्च 2023 को अपने संबोधन में हर्जोग ने देश में अराजकता फैलने का डर जताया था। अब उनका ये डर सही साबित हो रहा है। अराजकता इजराइल की दिनचर्या का हिस्सा बनती जा रही है। 26 मार्च को इजराइल की संसद कनेसेट और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। लोग सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, हाईवे को ब्लॉक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पुलिस और सेना आंसू गैस के गोले दाग रही है, लाठियां बरसा रही है, वाटर कैनन से हमला किया जा रहा है, मगर लोगों का हुजूम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वे पुलिस और सेना से उलझ रहे हैं। वे इजराइल का झंडा लिए अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। वे हर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हैं। इन्हीं हालात से बचने के लिए राष्ट्रपति हर्जोग ने प्रधानमंत्री से अपनी जिद छोड़ने की अपील की थी, मगर नेतन्याहू ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। न्यायपालिका में कथित सुधार के मुद्दे पर वो किसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने करीबियों की भी नहीं। जो कोई भी उनको सलाह देने की कोशिश कर रहा है, उसको पहली फुर्सत में बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण 26 मार्च को दिखाई दिया, जब नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री याओव गलांत को कहा, मुझे आप में थोड़ा भी भरोसा नहीं बचा है, आपको पद से बर्खास्त किया जाता है। दरअसल गलांत ने नेतन्याहू को ठहर कर सोचने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि सेना और डिफेंस इंस्टीट्यूशंस में खाई बढ़ती जा रही है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इस बयान के एक दिन बाद ही उन्हें कुर्सी से उतार दिया गया। इस फैसले के बाद लोगों ने बवाल काट दिया। राजधानी तेल अवीव में हजारों प्रोटेस्टर्स ने कनेसेट के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। गलांत को हटाए जाने के बाद लोगों का गुस्सा कई गुना बढ़ गया है। वे नेतन्याहू पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच एक अपडेट और आ रही है। नेतन्याहू विपक्ष से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने रिफॉर्म बिल को रोकने के संकेत दिए हैं। इसके जवाब में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर ने सरकार गिराने की धमकी दी है। आज के शो में हम इजराइल में चल रहे प्रोटेस्ट पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे नेतन्याहू सरकार का भविष्य क्या है। साथ में जानेंगे रूस अपने परमाणु हथियार कहां भेज रहा है और सीरिया में ईरान के ठिकानों पर किसने बड़ा हमला किया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। और आज कहानी इजराइल के प्रोटेस्ट की। टाइमलाइन से चलते हैं। नवंबर 2022, 4 बरस के अंदर इजराइल में 5वां आम चुनाव हुआ। इसमें नेतन्याहू की लिकुद पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, हालांकि उनके पास बहुमत नहीं था। 22 दिसंबर को बहुमत साबित करने की डेडलाइन थी। इससे कुछ घंटे पहले ही नेतन्याहू ने बहुमत जुटा लिया। इसमें कई कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियां शामिल हुई थी। इसे इजराइल के इतिहास की सबसे कट्टरपंथी सरकार कहा गया। 29 दिसंबर को नेतन्याहू ने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। लगभग एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद उन्हें जून 2021 में कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तब नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बने थे। उनके गठबंधन में लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों धड़े की पार्टियां शामिल थी, लेकिन इसमें शुरुआत से ही दरारें दिखने लगी थी। जून 2022 में साफ हो गया कि ये सरकार चल नहीं पाएगी। इसके बाद नवंबर 2022 में नए सिरे से चुनाव कराने का फैसला लिया गया। इसमें नेतन्याहू गठबंधन को जीत मिल गई। 4 जनवरी 2023 को जस्टिस मिनिस्टर यारिव लेविन ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इसे न्यायपालिका में सुधार के तौर पर दिखाया गया था। इसमें दर्ज था कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास किसी बिल को संवैधानिक आधार पर अवैध घोषित करती है, तब संसद साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है। इसमें एक अपवाद रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के सभी 15 जज एक साथ किसी कानून को अवैध करार दें, तब उस फैसले को संसद नहीं पलट सकती। दूसरा प्रस्ताव जुडिशियल पैनल के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा था। नए प्रस्ताव में पैनल के अधिकतर सदस्यों को चुनने की जिम्मेदारी सरकार के पास होगी, यानी सरकार अपने फायदे के हिसाब से जजों को सुप्रीम कोर्ट में बिठाने में कामयाब हो जाएगी।
इजराइल में न्यायपालिका की शक्तियां 1990 के दशक में बढ़ाई गई थीं। नेतन्याहू सरकार का कहना है कि इससे शक्ति का असंतुलन हो रहा है। न्यायपालिका यानी कोर्ट सरकार और संसद से ज्यादा ताकतवर बनती जा रही हैं। किसी भी सफल लोकतंत्र में शासन की तीनों इकाइयां यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होकर काम करती हैं। उनके बीच चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है। वे एक दूसरे को निरंकुश होने से रोकती हैं। लेकिन नेतन्याहू गठबंधन के मुताबिक इजराइल में न्यायपालिका निरंकुश हो चुकी है। उसकी शक्तियों में कटौती की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पास किए गए कई विवादित और कट्टर बिलों को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक आधार पर किसी बिल को अवैध ठहराने का अधिकार है। सरकार ये प्रस्ताव उस समय लेकर आई थी जब नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के 2 मामले चल रहे हैं। कहा गया कि अगर ये प्रस्ताव पास हुए तो नेतन्याहू इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इन सब के अलावा नया गठबंधन खुले तौर पर फिलिस्तीन को मिटाने और सांप्रदायिक कानून बनाने की वकालत करता है। इसको लेकर भी खतरा जताया जा रहा था। ये बात सही है कि इजराइल में जुडिशियरी और सरकार के बीच का जो रिलेशनशिप है वो तनावपूर्ण रहा है काफी दशकों से। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो सरकार या फिर इवन पार्लियामेंट के कुछ डिसीजंस को ओवररूल कर सकते हैं, ये बोलकर कि ये रीजनेबल नहीं है। और चाहे वो राइट विंग सरकार हो जैसे कि नेतन्याहू की है, या इनसे पहले जो सेंट्रिस्ट या इवन लेफ्ट विंग पार्टी रही हो, सब सरकारों ने कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट के इस ताकत को कम करने की कोशिश करी है। इस हद तक कोई नहीं गया जिस हद तक नेतन्याहू जा रहे हैं। तो ये एक फैक्टर रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ है, जो कोशिश करी जा रही है नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की सरकार के द्वारा, उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन भी है। एक तो उनका अपना पर्सनल पॉलिटिकल फ्यूचर है, क्योंकि उनके अगेंस्ट करप्शन के केस चल रहे हैं। उनके जो केसेस हैं वो काफी स्ट्रांग हैं और ये लगता है कि अगर उन केसेस को डिले ना किया जाए तो चांसेस हैं कि उनके खिलाफ कोई डिसीजन आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। जो चेंजेस करने की बात हो रही है, जो बदलाव लाने की बात हो रही है, वो सिर्फ एक कानून नहीं है, वो काफी कानून है। उसमें एक कानून ये है कि इजराइल में एक इंडिपेंडेंट अटॉर्नी जनरल होता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। यूजुअली हर बार जो नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जाता है उसको वहां की पार्लियामेंट कैनेसेट अपॉइंट करती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो यूजुअली बहुत अच्छे लॉयर्स को करा जाता है। तो अभी जो महिला अटॉर्नी जनरल है उनको भी कैनेसेट ने अप्रूव किया है। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में एक लीगल एडवाइजर अपॉइंट करते हैं। ये लीगल एडवाइजर भी इंडिपेंडेंट होते हैं। और इजराइल का जो बेसिक लॉ है, इजराइल का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका एक बेसिक लॉ है। इजराइल के बेसिक लॉ के मुताबिक जो भी मिनिस्टर है उनके लिए ये जरूरी है कि वो लीगल एडवाइजर की बात माने। तो जो एक नाराजगी है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, वो ये कि पिछली सरकार में जब वो पिछली बार प्राइम मिनिस्टर थे 2021 से पहले, उनके जस्टिस मिनिस्टर को कोर्ट को परमिशन देनी पड़ी, सरकारी लॉयर्स को परमिशन देनी पड़ी कि वो नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जस्टिस मिनिस्टर के लीगल एडवाइजर ने ये एडवाइस दी थी और जस्टिस मिनिस्टर को लीगली ये बात माननी पड़ी। अभी जो बदलाव लाने की कोशिश हो रही है उसमें ये भी है कि लीगल एडवाइजर को पॉलिटिकली अपॉइंट करा जाए और लीगल एडवाइजर की बात मानना जरूरी ना हो मिनिस्टर्स के लिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण इन बदलाव का यह है कि सुप्रीम कोर्ट इजराइल का इंडिपेंडेंट है और एक हिस्ट्री रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। इजराइल के जितने भी सेटलमेंट्स हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, स्पेशली वेस्ट बैंक में, उनको इलीगल या उनको फ्रीली डेवलप होने की अनुमति नहीं मिली है हमेशा। सो वो एक तनाव रहा है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच। अभी जो सरकार है वो आज तक के इजराइल के इतिहास में सबसे ज्यादा राइट विंग सरकार है और उसमें ऐसे पार्टियां, ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी सेटलमेंट एक्टिविटी, उनकी जो धीरे धीरे वेस्ट बैंक के ज्यादा से ज्यादा जमीन को या ज्यादा से ज्यादा इजरायली सिटीजन्स को वहां सेटल करने की नीति है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई रोक ना लगा पाए। तो इसी वजह से आप ये देखेंगे कि एक तरफ ऑपोजिशन और लोगों के दबाव में आके हल्की फुल्की न्यूज आनी शुरू हुई है कि शायद नेतन्याहू रोक लगा दे इन बदलावों पे अभी कम से कम 30 अप्रैल तक, जब तक पार्लियामेंट रिसेस में रहेगा।
लेकिन ये जो राइट विंग पार्टीज हैं, इनकी धमकी आनी शुरू हो गई है कि अगर आप इनको रोकते हैं तो हम कोalition से बाहर निकल जाएंगे। तो ये 3-4 मेजर रीजंस हैं। वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा हो, चाहे वो लीगल एडवाइजर वाला मुद्दा हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का जो तनाव है, जहां तक सेटलमेंट का मुद्दा हो, उससे रिलेटेड हो। जनवरी 2023 में इस बिल के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तेल अवीव और जेरूसलम में लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। जल्द ही प्रोटेस्ट का दायरा बढ़ गया। फिर प्रोटेस्ट और पुलिस से भिड़ंत रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। विपक्ष सरकार से प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करता। सरकार कहती कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि प्रोटेस्ट करने वाले इजराइल के दुश्मन हैं, हम किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे। और फिर आया मार्च का महीना। लोगों का विरोध काफ़ी बढ़ चुका था। इसको लेकर अमेरिका से भी सवाल पूछे जा रहे थे। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, वो लोकतंत्र को बचाने का दावा भी करता रहता है। इजराइल पर उसने कहा कि सरकार को बैठकर बात करने की ज़रूरत है। 15 मार्च को इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने सिविल वॉर की चेतावनी दी। उन्होंने माहौल ठीक करने के लिए कुछ प्रस्ताव भी पेश किए। नेतन्याहू ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 23 मार्च को सत्ताधारी गठबंधन ने चुपचाप संसद से एक बिल पास करवा लिया। नए कानून ने प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया। इसके तहत अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाने का अधिकार छीन लिया गया। इसके बजाय 2/3 सांसदों यानी 80 वोट्स की नई सीमा तय की गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार चोरों की तरह भ्रष्ट कानून बना रही है। इसके कुछ घंटे बाद नेतन्याहू टीवी पर आए। उनका एक इंटरव्यू रिलीज हुआ। इसमें उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म से पीछे हटने से इनकार कर दिया। बोले, लोकतंत्र का अंत नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। हम ऐसी अदालत नहीं चाहते जो नियंत्रित हो, बल्कि हमें ऐसी अदालत चाहिए जो संतुलित हो। इसी इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वे लोगों के गुस्से को शांत करने की हर संभव कोशिश करेंगे। विपक्ष ने उनके दावे को नकार दिया। विपक्षी नेता याया लापिड बोले कि सरकार गुमराह कर रही है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। जिस समय ड्रामा चल रहा था उस समय एक बड़ी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। पता चला कि रक्षा मंत्री याओव गलान सरकार के प्लान पर विरोध जता सकते हैं। उनके विरोध की वजह भी जाहिर थी। दरअसल मार्च में ड्यूटी पर आने वाले मिलिट्री रिजर्विस्ट की संख्या काफ़ी घट गई थी। इसे सीधे नेतन्याहू के प्लान से जोड़ा गया। वहाँ मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है, और क्योंकि वहाँ हमेशा से एक बहुत क्लोज नाता रहा है आर्मी के ऑफिसर्स में, यानी मिलिट्री में जो सर्व करते रहते हैं, छोड़ते नहीं है कंपलसरी सर्विस के बाद, पॉलिटिकल पार्टीज और समाज में, इवन बिजनेसेस में भी आप देखेंगे कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे बिजनेस हो, जो सबसे डोमिनेंट कंपनीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, वो मिलिट्री से निकल के आए हैं, मिलिट्री के कुछ चुनिंदा यूनिट्स में से निकल के आए हैं, और वो लिंक बरकरार रखते हैं आर्मी से रिटायर होने के बाद भी। इससे होता यह है कि समाज में जो भी बदलाव आ रहे हैं, या जो भी जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका एक बहुत डायरेक्ट असर पड़ता है मिलिट्री ऑफिसर्स पे, या फिर आम जो सैनिक होते हैं उन पे। हर हफ्ते, अब इजराइल बहुत छोटा देश है, तो ये बहुत कॉमन है इजराइल में देखना कि जब उनका वीकेंड होता है फ्राइडे सैटरडे को, तो बहुत सारे सैनिक वर्दी में वापस अपने घर जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे कैंटोनमेंट का कंसेप्ट है कि पूरे हमारा देश इतना बड़ा है कि सैनिक बहुत जल्दी जल्दी अपने घर नहीं जा पाते, साल में एक बार जा पाते हैं या 2 बार। ऐसा इजराइल में नहीं है। एक तो देश बहुत छोटा है, और इजराइल में रिजर्विस्ट का कंसेप्ट भी है कि आप मिलिट्री सर्विस कंटिन्यू छोड़ने के बाद भी आप रेगुलरली ट्रेनिंग में आते हैं। ये सब बताने का पर्पस मेरा ये है कि आपको ये बता सकूं कि इजरायली आर्मी और इजरायली सोसाइटी के बीच वो डिस्कनेक्ट नहीं है जैसा बहुत सारे देशों में देखा जाता है। या इसको एक बेहतर तरीके से कहने का तरीका ये होगा कि इजराइल के समाज और इजराइल के आर्मी के बीच बहुत ही क्लोज नाता रहा है। जो चीजें समाज में उथल पुथल पैदा करती हैं, उनका असर आर्मी पे भी होता है। बट ये कहने के बावजूद इजराइल की फौज, इजराइल की मिलिट्री गर्व करती है अपने डिसिप्लिन पे, गर्व करती है अपने नॉन इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स पे। यानी रिटायर होने के बाद ऑफिसर्स पॉलिटिकल पार्टीज में जरूर जाते हैं, लेकिन जब तक वो सर्व करते हैं वो सरकार के को चैलेंज नहीं करते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ऑपोजिशन जरूर हुआ है, जैसे हम 1967 के युद्ध के टाइम देख सकते हैं, 1973 के युद्ध के टाइम देख सकते हैं कि सीनियर ऑफिसर्स ने डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को चैलेंज जरूर किया है, लेकिन इस हद तक नहीं कि उनका क्लियर ऑर्डर ना माना हो।
सो आर्मी के अंदर विवाद है, आर्मी के अंदर ऑपोजिशन है, आर्मी के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन वो गुस्सा इस हद तक नहीं है कि वो रिवोल्ट कर। 25 मार्च को गलांत सामने आए। टीवी पर जारी बयान में उन्होंने सरकार की जिद पर चिंता जताई। कहा, इजराइल में जो कुछ हो रहा है उससे सेना छूती नहीं रह सकती। जिस तरह का गुस्सा, दर्द और आक्रोश दिखाई दे रहा है वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं देख सकता हूं कि इसने हमारी मजबूती को खोखला कर दिया है। गलांत ने साफ साफ कहा कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। उनके बयान ने पूरा माहौल बदल दिया। पहली बार एक कैबिनेट मंत्री खुलकर सरकार की मुखालफत कर रहा था। इसका फॉलआउट रोकना असंभव था। 26 मार्च को नेतन्याहू ने गलांत से बात की। इसके बाद प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज हुआ। इसमें लिखा था कि गलांत को उनके पद से हटा दिया गया है। नेतन्याहू लिकुद पार्टी के चेयरमैन हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने बर्खास्त किया है वो उनकी अपनी पार्टी के हैं। तो नेतन्याहू अभी एक ऐसी जटिल समस्या से जूझ रहे हैं जहां वो नहीं ये इंप्रेशन देना चाहते अपने कोalition के पार्टनर्स को कि उनका अपनी पार्टी के ऊपर दबदबा कमजोर पड़ रहा है। उनकी अपनी पार्टी का कोई मिनिस्टर और स्पेशली डिफेंस मिनिस्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है कैबिनेट का, उनकी तरफ से जो ऑपोजिशन आ रहा है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल दिखाना है। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर के ऑपोजिशन से जो सरकार की कमजोर छवि बनती है वो कोalition के पार्टनर्स के लिए भी सूटेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट पेश किया जाए। जैसे डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ एक और मिनिस्ट्री है इजराइल की सरकार में जो कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी स्पेशली वेस्ट बैंक के अंदर की सिक्योरिटी को संभालते हैं। वो मिनिस्टर है इतामार बेन ग्वीर जो अल्ट्रा राइट विंग पार्टी के हैं। उनका क्लियर स्टेटमेंट आया है कि हम नहीं चाहते कि कोalition गिरे, कोalition की सरकार गिरे, लेकिन साथ ही साथ ये जो लेजिस्लेटिव चेंजेस हम करना चाहते हैं जिनको वो जुडिशियल रिफॉर्म्स का नाम दे रहे हैं उस पे भी वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। सो नेतन्याहू की अपना इंटरेस्ट है कि वो अपने लिकुद पार्टी पे कंट्रोल रखे, बट साथ ही साथ उनके ऊपर दबाव भी है कोalition पार्टीज का कि किसी भी तरह का इंटरनल ऑपोजिशन ना निकलने दिया जाए सरकार के अंदर से। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। गलांत को हटाए जाने की खबर मिलते हजारों लोग तल अवीव में इकट्ठा हुए। उन्होंने एक मेन हाईवे को ब्लॉक कर दिया। तल अवीव की सड़कें इजरायली झंडे से पट चुकी थी। प्रोटेस्ट सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा। हाइफा, जेरूसलम और बीरशेबा में भी लोग सड़कों पर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने कनेसेट और पीएम आवास के बाहर विरोध दर्ज कराया। उन्हें हटाने के लिए पुलिस के साथ सेना भी बुलाई गई। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर बल प्रयोग की खबरें भी सामने आईं। 26 मार्च को पूरी रात भिड़ंत चलती रही। अगले रोज यानी 27 मार्च की सुबह राष्ट्रपति हर्जोग ने बयान जारी किया। कहा कि पूरा देश परेशान है, देश, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा सब खतरे में है। उन्होंने नेतन्याहू से कहा, इजराइल के लोगों की निगाहें आपके ऊपर हैं। पूरा यहूदी समुदाय आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है। पूरी दुनिया की नज़र आप पर है। इजराइल के लोगों की एकता के लिए जिम्मेदारी उठाने की शपथ की खातिर मैं आपसे इस प्रस्ताव को रोकने की अपील करता हूँ। ये राजनीति का नहीं बल्कि ये नेतृत्व और जिम्मेदारी दिखाने का समय है। ऐसा देश जिसने हमेशा गर्व किया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ हम ही हैं जो कि लोकतांत्रिक देश हैं। एक ऐसा देश जिसको बहुत गर्व है इस बात का कि चाहे जितने सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स रही हैं, उसके बावजूद हमारा देश हमेशा एक लोकतांत्रिक देश रहा है। एक ऐसे देश के राष्ट्रपति का ये कथन कि हम सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं सीरियसली लिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इजराइल उस जगह पर है जहां सिविल वॉर हो जाए। सिविल वॉर एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट होगा एंड क्योंकि इसमें वॉर है इसका मतलब वायलेंस के चांसेस होंगे। हमने अभी तक वायलेंट प्रोटेस्ट देखे हैं लेकिन ये वायलेंट प्रोटेस्ट सिविल वॉर नहीं कहे जा सकते। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये प्रोटेस्ट ऐसे ही कंटिन्यू हुए तो सरकार ठप हो सकती है, समाज में, इकोनॉमी में, पब्लिक सर्विसेज बिल्कुल ठप हो सकती हैं, जैसे कि हो भी रहा है। आज ही हमने जैसे देखा कि इजराइल का एयरपोर्ट में सारे काम रुक गए हैं, इजराइल के मेजर जो पोर्ट है वहां पे स्ट्राइक चल रही है, हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक, टीचर्स की स्ट्राइक। सो सरकार और देश काम करना बंद करेगा और ये स्थिति चलती रहेगी जब तक फैसला नहीं होता, चाहे एक तरफ चाहे दूसरी तरफ।
लेकिन सिविल वॉर एक बहुत बड़ा और बहुत ही बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, जो मुझे नहीं लगता कि अभी कम से कम डेवलप होने का डर है। 26 मार्च को हुई हिंसा पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन हालात पर नजर रखे हुए हैं, उन्होंने नेतन्याहू से बात की है और हमें उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही कोई सुलह होगी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार 26 मार्च की रात तकरीबन 7 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इजराइल की कुल आबादी लगभग 95 लाख है, उनमें से 7 लाख लोग सड़कों पर थे। इसी से आप प्रोटेस्ट की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। रात को पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को हटा दिया, लेकिन अगली सुबह वे बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। कई दूर दराज के इलाकों में भी विरोध की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। 27 मार्च की सुबह नेतन्याहू के लिए मुश्किलों से भरी रही। दिन की शुरुआत में ही उनकी लीगल टीम ने उनका साथ छोड़ दिया। कहा कि अगर नेतन्याहू ने बिल वापस नहीं लिया तो वो अदालत में उनके लिए केस नहीं लड़ेंगे। नेतन्याहू के ऊपर फ्रॉड, घूसखोरी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस चल रहे हैं। और इसी बीच खबर आई कि नेतन्याहू संसद में भाषण देने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो न्यायपालिका में सुधार का प्रस्ताव वापस ले सकते हैं। ये दावा उनके करीबी सूत्रों के हवाले से किया गया है। खैर, प्रस्ताव वापस लेने की रिपोर्ट पर सत्ताधारी गठबंधन में भगदड़ मची। ओस्मा येदित पार्टी के एक मिनिस्टर बोले कि हम प्रस्ताव वापस लेने का विरोध करेंगे। इसी पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री बेन गुवेर ने भी सरकार गिराने की धमकी दी। येदित के पास कैनेसेट में 6 सीटें हैं, जबकि लिकुद गठबंधन 64 सीटों के साथ सरकार चला रहा है। बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है। अगर येदित ने समर्थन वापस लिया तो नेतन्याहू सरकार बहुमत खो देगी। गठबंधन के एक और सहयोगी ने लिकुद पार्टी से नया लीडर चुनने के लिए कहा है। उन्होंने नेतन्याहू को पद से हटाने की मांग की है। इजराइल के सबसे बड़े लेबर यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसकी वजह से कई एयरपोर्ट्स और अस्पतालों का काम ठप पड़ गया है। लेबर मिनिस्ट्री ने कहा कि वे हड़ताल के अधिकार का समर्थन करते हैं। म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले कर्मचारियों के संगठन ने भी विरोध की चेतावनी दी है। किंडरगार्टन्स, बैंक्स और मॉल्स पर भी ताला लगाया जा रहा है। इजराइल के अलग अलग हिस्सों से लोग ट्रेन और बसों में बैठकर तेल अवीव पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा माहौल इजराइल के इतिहास में कभी नहीं दिखा। जब 1948 में इजराइल देश स्टेट का गठन हुआ, तब से लेकर इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले तक जो सबसे बड़ा प्रीवियस एग्जाम्पल हमको मिलता है इन प्रोटेस्ट से पहले, जो सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो 2011 में हुए हैं। 2011 में ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का, यहाँ पे एक अरब स्प्रिंग नाम का पूरी लहर चली थी प्रोटेस्ट्स की। अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट से इंस्पायर होके इजराइल के युवा वर्ग ने भी एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, जिसको 2011 में नाम दिया गया था टेंट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट अरब स्प्रिंग के साथ बहुत सारी सिमिलैरिटी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग कारण भी है। सबसे बड़ा कारण टेंट प्रोटेस्ट का था सोशियो इकोनॉमिक, कि जिस तरह महंगाई बढ़ गई थी और सबसे ज्यादा हाउसिंग सेक्टर में, और वहां से वो स्टार्ट हुआ। लेकिन बढ़ते बढ़ते उसमें बहुत सारे समाज के तबके इंक्लूड होते गए और उनका अलग अलग उनके डिमांड्स थी जो एक साथ उस प्रोटेस्ट में आ गया। सो 2011 में स्टार्ट होता है टेंट प्रोटेस्ट, लेकिन टेंट प्रोटेस्ट के अंदर ही और भी छोटे छोटे प्रोटेस्ट और थे जो इजराइल के सारे बड़े बड़े शहरों में हुए थे। जैसे युवा महिलाएं जो माँ बनी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट में इंक्लूड होकर ये डिमांड करी कि 1960 से लेकर 2011 तक बच्चों को बड़ा करना, उनको पढ़ाने में जो स्टेट का सपोर्ट है वो कम होता जा रहा था और महंगाई की वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज पे प्रेशर हो रहा था। तो उनका प्रोटेस्ट का टेंट प्रोटेस्ट के अंदर एक अलग नाम आ गया, स्ट्रॉलर प्रोटेस्ट। सो ये सबसे पास का एग्जाम्पल है। लेकिन आप बाहर जाइए, ऑलमोस्ट हर दशक में हमको प्रोटेस्ट के एग्जाम्पल दिखते हैं। 1990 के बाद ज्यादातर जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो छोटे थे, वो इजराइल के वामपंथी या मध्यवर्गीय पॉलिटिक्स के जो सपोर्टर हैं उनके थे, और जो ज्यादातर इस डिमांड के इर्द गिर्द थे कि फिलिस्तीनियों के साथ पीस प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए या उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सो उन प्रोटेस्ट को हम कई बार पीस प्रोटेस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेतन्याहू के विरोध में रैलियां निकल रही हैं, एक धड़ा ऐसा भी है जो सरकारी प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। रिलीजियस ज़ायनिज़्म के सांसद सिमसा रूथमैन ने अपने समर्थकों से प्रोटेस्ट के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा है। इसके कारण टकराव का खतरा बढ़ गया है और इसको लेकर तेल अवीव में पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है।
27 मार्च के दोपहर प्रस्ताव के एक समर्थक ने प्रोटेस्टर्स पर कार चढ़ाने की कोशिश की। वहीं 2 प्रोटेस्टर्स कनेसेट के अंदर घुस गए। उन्होंने संसद में नारेबाजी की, किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया। नेतन्याहू ने दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की है, लेकिन हाल फिलहाल शांति की संभावना नजर नहीं आ रही। ये वीडियो शूट होने तक मिली जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू जानबूझकर अपने भाषण में देरी कर रहे हैं। उन्हें सरकार गिरने का खतरा सता रहा है। वो गठबंधन के सहयोगियों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। अगर वो प्रस्ताव के साथ आगे जाते हैं तो देश अराजकता की तरफ बढ़ेगा। अगर वो प्रस्ताव को रोकते हैं तो उनकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। नेतन्याहू एक बहुत ही परिपक्व पॉलिटिशियन है। नेतन्याहू एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्होंने पिछले 7 सरकारों में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैंडल किए हैं। नेतन्याहू को एक महारथी माना जाता है अपने इंटरेस्ट को औरों के इंटरेस्ट के साथ मिला के प्रोजेक्ट करने का। यहाँ उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऑपोजिशन से नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उनके अपने कोलिशन के पार्टनर्स की तरफ से। नेतन्याहू अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए ये जरूर करेंगे कि अपने राइट विंग कोलिशन पार्टनर्स को ये दिखाएंगे, उनको ये जताएंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे कि अभी उनके हित में है ये कोलिशन सरकार ना गिरे, ये कोलिशन सरकार चलती रहे। इस कोलिशन सरकार को चलाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। जो उनको रोक सकता है इस चीज से वो है अगर ये प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। उनको पॉलिटिकल ऑपोजिशन के पार्टीज नहीं रोक पाएंगी। उनको ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहे हैं और जो स्ट्राइक एक्शन हो रहा है, अगर ये इकोनॉमी को रोक देता है, सिर्फ वही रोक पाएगा। मुझे लगता है कि नेतन्याहू उस प्रेशर में अगर इन लेजिस्लेशन को रोकते भी हैं तो ये लेजिस्लेशन को रोकने का डिसीजन सिर्फ तभी होगा जब वो पहले ही अपने कोलिशन पार्टनर्स को मना लेंगे कि वो कोलिशन ना तोड़े। कोलिशन को ताक पे रख के वो इस लेजिस्लेशन को नहीं रोके। अब क्या होता है ये आने वाले कुछ दिनों में शायद क्लियर हो जाए। इस प्रोटेस्ट पे सीधा सीधा जो सबसे बड़ी चीज दाव पे लगी है वो है इजराइल का लोकतांत्रिक पॉलिटिकल सिस्टम। इजराइल में बहुत पॉलिटिकल विवाद होते हैं। एक कहावत है इजराइल में कि जहां 2 इजरायली मिलते हैं वहां 3 ओपिनियन होते हैं। सो इजरायली समाज, इजरायली सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है। ऐसे समाज में जब किसी एक चीज पे इतने बड़े लेवल पे सहमति बने, जैसे पिछले महीने के अंत में इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे करवाया था जिसमें 67%, 2/3 जनता ने बहुत ही क्लियरली ये मत जाहिर किया कि वो इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट है, वो इस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट है। इजराइल की हिस्ट्री में सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दों के अलावा आंतरिक मुद्दों पे इस तरह की सहमति बनना बहुत ही रेयर है। युद्ध के मामले में, टेररिज्म के मामले में, फिलिस्तीनियों के मामले में कई बार एकजुटता दिखती है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स के मामले में बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। अब अगर इतनी सहमति है तो इसका सीधा सीधा असर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे पड़ सकता है। अगर ये कोalition सरकार गिरती है तो वामपंथी या फिर जो सेंट्रिस्ट पार्टी हैं उनकी उम्मीद ये है कि दोबारा इलेक्शन हो और ये जो गुस्सा है जनता का वो फिर वोट्स में कन्वर्ट हो और पिछले 20 साल बाद पहली बार कोई एक ऐसी सरकार बने जो इतनी राइट विंग नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि इजराइल में पिछले 30 सालों से जैसे जैसे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज का दबदबा बढ़ता गया है धीरे धीरे, और उसके खिलाफ जो पहले की लेबर पार्टी या सेंट्रिस्ट पार्टी का जो विरोध है वो धीरे धीरे उबलता हुआ सतह पे आ गया है। सो इसका असर वहां के कानूनों पे दिखना स्टार्ट होगा। अगर नेतन्याहू बच जाते हैं इससे, मेरा मानना है कि नेतन्याहू अब एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। अगर वो लेजिस्लेशन रोकते हैं तो भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अगर वो आगे बढ़ते हैं और इसको पास करा देते हैं तो भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन चीजों की वजह से ये लगता है कि इजराइल की इकोनॉमी पे, इजराइल की अंदरूनी स्टेबिलिटी पे असर जरूर पड़ेगा।
लेकिन लॉन्ग टर्म में इजराइल एक रेजिलियंट कंट्री है। इजराइल के दूरदर्श या इजराइल की लॉन्ग टर्म नियति की तरफ अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल में कुछ चीजों को लेकर क्लियर सहमति है, चाहे वो अपने पड़ोसियों से रिलेटेड हो, चाहे फिलिस्तीनियों से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स से हो। यहाँ जो सबसे बड़ा असर पड़ सकता है वो है इंटरनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक, कि हम किस दिशा में इकोनॉमी को लेके जा रहे हैं। इजराइल के प्रोटेस्ट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी रूस से। रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस के साथ एक बड़ी डील की है। इसके तहत रूस अपने परमाणु हथियार बेलारूस की ज़मीन पर तैनात करेगा। इसी बरस 1 जुलाई तक स्टोरेज फैसिलिटी तैयार कर ली जाएगी। 25 मार्च को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा ये काम अमेरिका दशकों से कर रहा है। उसने यूरोप में अपने सहयोगी देशों की धरती पर न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हुए हैं, इसलिए हम भी वैसा ही करने जा रहे हैं। इससे परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी का उल्लंघन नहीं हो रहा है। एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। संधि 1970 में अस्तित्व में आई थी। इसमें शामिल देशों ने नए परमाणु परीक्षण और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर सहमति जताई थी। एनपीटी पर 190 देशों ने दस्तखत किए हैं। भारत, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान उन चुनिंदा देशों में हैं जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किया है। रूस और बेलारूस एनपीटी पर साइन कर चुके हैं। इसी वजह से उनके बीच हुई हालिया डील चौंकाने वाली है। पुतिन ने कहा कि रूस के पास जवाब देने के पर्याप्त साधन हैं। उनका इशारा यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य मदद की तरफ था। अमेरिका ने फरवरी 2022 के बाद से यूक्रेन को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की सैन्य मदद दी है। यूरोप के और भी देशों ने हथियार भेजे हैं। रूस इसी से नाराज चल रहा है। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। नेटो ने पुतिन के ऐलान की आलोचना की है। कहा कि रूस खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस मसले पर अमेरिका का बयान नपातुला है। उसने कहा कि इन हथियारों के इस्तेमाल की संभावना बेहद कम है। जानकारों का कहना है कि पुतिन ने अमेरिका को दुविधा में डाल दिया है। अगर वो आलोचना नहीं करता है तो उसको कमज़ोर माना जा सकता है, और अगर वो आलोचना करता है तो उसके परमाणु हथियारों पर भी सवाल खड़े होंगे। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, तुर्की, इटली और नीदरलैंड्स में परमाणु हथियार स्टोर करके रखे हैं। इन्हें शॉर्ट नोटिस पर लॉन्च किया जा सकता है। अब जहां तक बेलारूस का सवाल है, वो 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से रूस के करीब आया है। उस चुनाव में अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जीत को पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। तब लुकाशेंको को पुतिन का सहारा मिला। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के लिए पुतिन की आर्मी ने बेलारूस की धरती का इस्तेमाल किया था। रूसी सेना अभी भी बेलारूस में मौजूद है। लुकाशेंको ने कहा कि अगर यूक्रेन ने उनके एक भी सैनिक पर हमला किया तो उनकी सेना युद्ध में कूद जाएगी। अभी तक इसकी नौबत तो नहीं आई है। हालांकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं और युद्ध खिंच रहा है, युद्ध में बेलारूस की एंट्री की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आज की दूसरी सुर्खी सीरिया से। सीरिया पर अमेरिका ने हमला किया है। उसने वहां ईरान से जुड़े गुटों को निशाना बनाया। इसमें 19 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने हमला अपने एक बेस पर हुए ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए किया है। इस ड्रोन अटैक में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई थी, जबकि 6 और लोग घायल हो गए थे। हमले में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था वो ईरान में बना था। इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बदले का आदेश दिया था। हमले के बाद बाइडेन ने कहा कि हम ईरान से कोई दुश्मनी नहीं चाहते, मगर हमारे नागरिकों पर हमला हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादी हमला है। अमेरिका ने आम नागरिकों की हत्या की है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सीरिया की संप्रभुता के खिलाफ है। अमेरिका के हालिया हमले पर सीरिया के विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। सीरिया में अमेरिका और ईरान की एंट्री 2011 के बाद हुई थी। 2011 में सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे। असद ने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट को कुचलना शुरू किया। तब अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने असद के विरोधियों और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को समर्थन दिया। बाद में उन्होंने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान शुरू किया। दूसरी तरफ ईरान ने असद सरकार से हाथ मिला लिया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने असद की तरफ से मोर्चा संभाला। उन्होंने लेबनान से हिजबुल्लाह को भी बुलाया। अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान सीरिया में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। सीरिया इजराइल के पड़ोस में है, इसी वजह से इजराइल उसके खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। जानकारों का मानना है कि सीरिया पश्चिमी देशों और ईरान के बीच प्रभुत्व की लड़ाई का मैदान बन चुका है। ईरान समर्थित गुट पश्चिमी देशों के खिलाफ हमले करते रहते हैं, उनके ऊपर बदले की कार्रवाई होती है। इस हिंसक चक्र का सबसे अधिक खामियाजा सीरिया की आम जनता को भुगतना पड़ता है। सीरिया के सिविल वॉर पर हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।